हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। जैसा कि आपको पता है, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है बीएनएस की, जिसमें हम आपको पूरा जो एक्ट है कंप्लीट कराएंगे। तो आपने अगर पिछली सीरीज़ देखी है, पिछले लेक्चर्स देखे हैं, तो आपको पता होगा कि हमने 1 से लेकर 18 तक के सेक्शन कंप्लीट कर दिए हैं और हम डेफिनेशन सेक्शंस को बीच बीच में बता रहे थे, जिससे आपको वो आसानी से लर्न हो जाए। तो उस डेफिनेशन सेक्शन में ही अब हम एक शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे। आप अपने नोट्स में उसे लिख सकते हैं एक एक या 2 वर्ड्स में, जिससे आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 की डेफिनेशंस। तो फर्स्ट में क्या है, कार्य। यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश में लिखने का ये मतलब है कि जो अरेंज करा हुआ है डेफिनेशन को, वो अल्फाबेटिकली करा हुआ है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो उससे क्या है, आपको याद रहेगा कौन सा क्या सीरीज में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कार्य की आवली, कार्यों की आवली मतलब सीरीज। और दूसरा क्या है, एकल कार्य। ठीक है, दूसरा अगर हम करें तो क्या था हमारे पास, एनिमल, जीव जंतु। ठीक है, इसमें क्या है, कोई भी जीवित प्राणी, मतलब आप लिख लीजिए जीवित प्राणी। पर इसमें क्या नहीं होगा, मनुष्य से भिन्न। ठीक है, मनुष्य कह लीजिए, मानव कह लीजिए। तो आप अपने इसमें नोट्स में शॉर्ट में से लिखते रहेंगे ना, तो पूरी डेफिनेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या है, चाइल्ड है। ये तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, न्यू, पहले ये हमारे पास नहीं था, डेफिनेशन में चाइल्ड नहीं था, इसी बार ऐड करा गया है। तो इसमें क्या है, 18 वर्ष से कम आयु। ठीक है, फिर फोर्थ में आते हैं हम, काउंटरफीट। ठीक है, इसमें क्या है कि एक चीज को दूसरे के सदृश बनाना है। सदृश मतलब एक जैसी, मतलब एक कोई चीज है उसको दूसरे की तरह बनाना है। और इसमें क्या है, आपका एक तो इंटेंशन होनी चाहिए, आशय होना चाहिए, और नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, और किस लिए कर रहे हैं आप ये, कि प्रवंचना होनी चाहिए, के लिए प्रवंचना करेंगे आप इससे। ठीक है, 4 सेक्शन हो गए, आगे देखते हैं। फिफ्थ है कोर्ट। कोर्ट में क्या है, एक जज भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एक जजों का निकाय। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये करेंगे न्यायिक कार्य। और इन्हें सशक्त किसने करा है, विधि ने। ठीक है, ये क्या, विधि द्वारा सशक्त है। तो ये क्या होगा, कोर्ट। ठीक, 6 में आ गई डेथ। डेथ किसकी, मानव की। जीव जंतु की डेथ से यहाँ मतलब नहीं। ठीक है, 7 है डिसऑनेस्टली, बेईमानी। ठीक, इसमें क्या है, एक व्यक्ति को तो सदोष लाभ कारित करना है, एक को सदोष लाभ, और अन्य को क्या करोगे, सदोष हानि। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्टली। 8 है डॉक्यूमेंट। तो इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है। ये कैसे हो सकता है, किसी पदार्थ पर अक्षर द्वारा बना हो सकता है, अंकों का यूज हो सकता है उसमें,
और क्या, चिन्हों का, साइन का। ठीक है, आप इसमें तीनों चीजों का भी यूज कर सकते हैं और किसी एक चीज द्वारा भी। और इसका क्या है, इसमें नई चीज जो ऐड करी है उसमें इलेक्ट्रॉनिक और क्या, डिजिटल रिकॉर्ड। ठीक है, ये भी इसमें शामिल होंगे और इसका जो यूज है वो किसी साक्ष्य के रूप में किया जा सके। ठीक है, साक्ष्य में यूज। अब है फ्रॉडुलेंटली। ठीक है, कपट पूर्वक। इसमें क्या है, कपट करने के आश्रय से कोई काम, कपट के आश्रय से कार्य। ठीक है, 10 में हो गया नंबर। नंबर का मतलब लिंग, उसमें ही प्लस सी इंक्लूड है, मतलब ही में शी और शी में ही। ठीक है, अब इसमें एक और चीज ऐड कर दी है इन्होंने, वो क्या है, ट्रांसजेंडर। और इसकी डेफिनेशन आप कहाँ देखोगे, जो ट्रांसजेंडर एक्ट है उसके सेक्शन 2K में। ठीक है, वो भी याद रखना है। अब है हमारे पास 11 गुड फेथ। ठीक है, गुड फेथ में क्या है, दो चीजें सिर्फ आपको याद रखनी है, ड्यू केयर और एंड अटेंशन। ठीक है, मतलब क्या है, सम्यक सतर्कता एंड ध्यान। ठीक है, फिर है 12 गवर्नमेंट। इसमें देखिए दोनों है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंटर। ठीक है, 13 ये क्या, हार्बर। इसमें क्या क्या आएगा, देखो आप गिरफ्तारी से किसी व्यक्ति को बचाने के लिए क्या क्या दे सकते हैं, आश्रय में भोजन, दूसरा पे, धन हो गया, वस्त्र हो गए। ऐसे ये जब चीजें पूछता नहीं है, सिर्फ वो डेफिनेशन में पूछेगा कौन से नंबर पे है। ठीक है, किस सेक्शन के किस क्लॉज में है। ये अगर आप किसी को प्रोवाइड कराते हैं तो आप हार्बर करते हैं। ठीक है, अब है 14 इंजरी। इसमें सिर्फ आपको 4 चीजें याद रखनी है। ठीक है, वो क्या क्या है, शरीर मतलब बॉडी, मन माइंड, ख्याति रेपुटेशन और संपत्ति। इन्हीं चीज की हो सकती है प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपके आएंगे किसमें, प्री एग्जाम में, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए मैं आपको ये करा रही हूँ सारा, बस आप नोट्स बनाते जाइए, अच्छे से पढ़िए। इतनी सारी कोचिंग में बेकार में पैसा देने की कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है, वो भी यही चीजें पढ़ाएंगे और घुमा फिरा के और आपसे काफी सारे पैसे भी ले लेंगे। तो 15 है हमारे पास इलीगल। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 3 चीजें हैं। एक तो इलीगल क्या है, वो कार्य आपका अपराध होना चाहिए। ठीक है, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो। तीसरा, सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करे। अब है 16। ठीक है, 16 में क्या था, जज। ठीक है, अब जज कौन हुए, जिनको विधि ने सशक्त करा है। किस लिए सशक्त किया है, निर्णय देने के लिए। ठीक है, 17
लाइफ। ठीक है, अब जब मृत्यु मानव की है तो लाइफ भी किसकी होगी? मानव के बारे में। ठीक है, 18 लोकल लॉ। लोकल लॉ किसी विशिष्ट भाग में लागू हो जो, ठीक है, पर्टिकुलर किसी एरिया के लिए। अब है 19, इसमें मैन है, एनी एज, ठीक है, किसी भी एज का होगा। ये है एनी एज, किसी भी उम्र का, उसमें उम्र डिफाइन नहीं है। ठीक है, जैसे चाइल्ड के लिए है ना कि 18 से कम, तो मैन के लिए कोई भी एज डिफाइन नहीं है, वो बस मैन होना चाहिए, कोई भी पुरुष होना चाहिए। 20 में क्या है? मंथ और ईयर। ये किसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, तो ये आपके 20 पूरे हुए। अब देखिए हमने आपको 20 तक वो डेफिनेशन करा दिए हैं, क्योंकि फिर सारा वीडियो उसी में ही चला जाएगा। तो आगे कुछ सेक्शन करते हैं, कल के वीडियो में 10 की मैं आपको बताऊंगी कि आपको शॉर्ट में कैसे लिखना है। अब है सेक्शन 19, कार्य जिससे अपहानिक कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आश्रय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आश्रय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक की गई हो। ठीक है, तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है आपसे? वो कहना चाह रहा है कि जो आपने यहाँ कोई कार्य किया है वो बिना आपराधिक आश्रय के किया है एक तो, ठीक है, और किसी व्यक्ति को या फिर संपत्ति को किसी अपहानि से बचाने के लिए करा है। और ऐसा कब करा है? सद्भाव पूर्वक करा है। सद्भाव पूर्वक मतलब सम्यक सतर्कता और ध्यान में किया है, और ये जानते हुए करा है कि जो वो कार्य कर रहा है उससे क्या है? अपहानि कारित हो सकती है। ठीक है, पर वो दूसरी अपहानि के निवारण के लिए बिना आश्रय के, बिना आपराधिक आश्रय के किया गया है। ठीक है, इस स्पष्टीकरण क्या कहना चाहता है कि यह तथ्य का प्रश्न है। तथ्य का प्रश्न क्या है? ये तथ्य का प्रश्न है कि जो उसने कार्य किया है क्या उसकी प्रकृति इतनी आसन्न थी कि जो उसने कार्य किया है वो जोखिम उठाने के लिए न्यायानुमत था या माफी योग्य था। तो जब ये फैक्ट्स कोर्ट के सामने आते हैं तब वो वहां पर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है, वो फैक्ट से देख के कोर्ट डिसाइड करती है। अब हम इसमें इलस्ट्रेशन देखेंगे। इसका फर्स्ट क, जो एक जलयान का कप्तान है, अचानक अपने किसी कसूर या उपेक्षा के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है, मतलब कैप्टन है, वो चला रहा है यान को और उसकी उपेक्षा भी नहीं है, उसने कोई नेग्लिजेंस नहीं करा है, पर वो ऐसी स्थिति में है कि यदि उसने जलयान का मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व कि वह अपने जलयान को रोक सके, वह 20 या 30 यात्रियों से भरी नाव ख को अनिवार्यतः टकराकर डुबो देगा और अपना मार्ग बदलने से उसे केवल 2 यात्रियों वाली नाव ग को डुबोने का जोखिम उठानी पड़ती है, जिसको वह संभाव्य बचाकर निकल जाए। यहाँ यदि क नाव ग को डुबोने के किसी आश्रय के बिना और ख के यात्रियों को संकट से बचाने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक अपना मार्ग बदल लेता है। देखिए वो कहना क्या चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि ये कोई नदी है, ठीक है, मतलब समुद्र में है, ये एक बोट है, ठीक है, वो जा रहा है, यहाँ से 2 बोटें आ रही हैं, एक ये एक ये, इसे मान लीजिए ए, ये हो गई बी, ये सी। इसमें क्या है? 2 से 3 पैसेंजर है और इसमें काफी सारे हैं, मतलब अराउंड 20। ठीक है, अब वो आराम से अपना चला रहा है और उसकी कोई भी नेग्लिजेंस नहीं है, कुछ नहीं है, और एकदम वो देखता है कि ऐसी स्थिति आ गई है कि अगर वो आगे जाता है तो अगर निकल रहा है तो अगर वो यहाँ इससे टकराता है तो 20 व्यक्तियों की जान को जोखिम हो सकता है, और अगर इससे टकराता है तो 2 से 3 को। तो वो क्या करेगा?
एक जोखिम से बचाने के लिए, एक बड़े जोखिम से बचाने के लिए छोटे जोखिम को लिया जा सकता है। तो अगर वो इसकी तरफ चला जाता है और ये 2-3 आदमी अगर डूब भी जाते हैं तो भी जो उसने ये कार्य करा है वो क्या होगा, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। उसको कौन सी सेक्शन का लाभ मिल जाएगा, सेक्शन 19 का। ठीक है, ये बात आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे परिणाम का उत्पन्न होना वह संभाव्य जानता था, तथापि तथ्यतः यह पाया जाता है कि वह संकट जिसे बचने का आश्रय था उससे नाव डुबोने की जोखिम उठाना माफी योग्य था, अतः वह किसी अपराध का दोषी नहीं है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि एक बड़ी हानि को बचाने के लिए अगर आप एक छोटी हानि कारित कर देते हैं तो वो क्या है, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी। इसमें आप यहाँ पर एक शॉर्ट में लिख सकते हैं आवश्यकता का सिद्धांत, क्योंकि वहां पर देखा जाता है कि परिस्थितियों की आवश्यकता क्या थी, आवश्यकताओं को देखते हुए आपने क्या निर्णय लिया। एक ऐसी दूसरा एग्जाम्पल है, उससे और अच्छे से समझ में आएगा कि क एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए घरों को गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भाव पूर्वक करता है, जहाँ यदि वह यह पाया जाता है कि उसे रोके जाने वाली हानि इस प्रकृति की है, प्रकृति और इतनी आसन्न थी कि क का कार्य माफी योग्य है, तो क को अपराध का दोषी नहीं है। देखिए क्या है कि यहाँ पर ये झोपड़ियाँ, ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है तो ये झोपड़ियाँ हैं, ठीक है, मतलब काफी सारी हैं ये, ठीक है, ये है ये है ये है ये है। अब यहाँ पर क्या है, अचानक से कैसे ही आग लग जाती है, पहली झोपड़ी में लगती है और ये आपस में क्या सटी हुई है, मैंने थोड़ी दूर बनाई है पर ये सटी हुई है, जिससे एक झोपड़ी पे, जैसे बॉम्बे का एरिया है ना स्लम वाला, उसमें बहुत पास पास को बहुत सारी वो है, खोलियां बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो अगर क्या है एक में आग लगेगी तो डर ये है कि बहुत सारी ये जो है सब में आग लग जाएगी और काफी सारे जान की, मतलब संपत्ति लिखा है ना, संपत्ति और व्यक्ति की, तो दोनों की ही क्या है हानि हो सकती है। यहाँ ये रहा, संपत्ति और व्यक्ति की, तो क्या है उसकी हानि हो सकती है। तो अब एक व्यक्ति क्या करता है, जैसे 2-3 जल रही है तो 1-2 को छोड़ के आगे के घर गिरा देता है, जिससे क्या है ये यहाँ से ही लाइन क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, तो जो आग है वो सिर्फ थोड़े से ही एरिया में फैलेगी, बाकी जो एरिया है वो बच जाएगा। तो जो इसने ये कार्य करा है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसका कोई भी इंटेंशन आपराधिक नहीं था, वो सिर्फ एक बड़ी हानि से बचाने के लिए छोटी हानि उसके द्वारा कारित की गई, जो कि आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, यही अगर वो क्या करता, दुश्मनी निकालने के लिए जानबूझ के तो आग लगाता और फिर क्या करता, आगे जाके औरों के घर तोड़ देता, तो फिर ये अपराध की श्रेणी में आता और उसको क्या है पनिशमेंट मिलती। इसमें देखिए एक एग्जाम्पल और है, वो क्या है कि एक देखिए नाव है, ठीक है, उसमें ए और बी पर्सन है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि उनके पास इतना सारा सामान है और आगे क्या लगता है अब उन्हें कि ये हमारी नाव डूबने वाली है अगर हमने इसमें से, और इनके पास कुछ सामान भी है, ठीक है, कुछ बॉक्सेस है उसमें काफी वेट है, ठीक है, और ये 2 भी है, तो अब उन्हें लग रहा है कि हम डूब सकते हैं, ओवरलोडेड हो रहा है। तो अगर वो एक सामान फेंका, ठीक है, उन्हें लगा नहीं अभी भी कुछ फेंकना पड़ेगा, उन्होंने दूसरा फेंक दिया, तीसरा फेंक दिया, ऐसे करके सारे सामान उनके फेंक गए, फिर भी उन्हें लग रहा है कि क्या है अभी भी हम मर सकते हैं, हमारी नाव डूब सकती है, ठीक है। जब तक वो ये सामान फेंक रहे थे तब तक उन्होंने कोई भी अपराध नहीं किया था, अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। परंतु अगर ए और बी में से कोई भी एक अपनी जान बचाने के लिए दूसरे व्यक्ति को नीचे पानी में फेंक देता है, ठीक है, व्यक्ति को ही आपने उठा के नीचे फेंक दिया, तो ये क्या ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि आप अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान नहीं ले सकते, ठीक है। तो आप भी हमारा ये सेक्शन 19 खत्म होता है। अब हम बात करेंगे 20 की, ठीक है। 20 में क्या है, यह है 7 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा कोई कार्य, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा की जाती है। देखिए इसमें यहाँ पर डॉली इनकेपेक्स, इसको बोलते हैं अक्षम गुड़िया। 7 साल से छोटा जो बच्चा है वो क्या ही ऑफेंस करेगा ना, इसके लिए ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका, निश्चायक सबूत का। जिसे आप कंक्लूसिव प्रूफ भी कहते हैं। अगर हम पुराने एविडेंस एक्ट की बात करें तो वहां पर सेक्शन 4 में डिफाइन था, अब अगर बीएसए की बात करें तो सेक्शन 2 में ये डिफाइन किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि एक तथ्य के साबित होने पर कोई एक फैक्ट है,
इसके साबित होने पर दूसरे फैक्ट को साबित मान लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर आपने कोई 7 साल से छोटी आयु के बच्चे ने कोई क्राइम करा है, ठीक है, जैसे एक ही छोटा कोई बच्चा है, इसने किसी घर में चोरी कर लिया, यहाँ क्या करिए, कोई सामान उसे बढ़िया लगा है, उसने उठा के वहां से ले आया, उसने चोरी कर लिया, ठीक है, ऑफेंस हो गया। बट अगर कोर्ट में आप साबित कर दें कि इस बालक की उम्र क्या थी, 7 ईयर से कम थी, बिलो दी 7 ईयर, ठीक है, तो क्या होगा, ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बस आपको प्रूफ ये करना है कि इसकी एज 7 ईयर से कम थी, तो अपने आप ये वाला सेक्शन आपको लाभ दे जाएगा। कौन सा? सेक्शन 20, कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा कोई भी कार्य किया जाए तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो क्या एक तथ्य को देख के दूसरे तथ्य को साबित मान लिया जाता है। तो 7 साल के अगर आप ये प्रूव कर देंगे कि कम था, तो अपने आप प्रिजम्पशन क्या हो जाएगी कि इसने अपराध नहीं किया है। ठीक है, इसमें एक मैक्सिम आती है, डॉली इन कैपेक्स, आप लिख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा एक अक्षम गुड़िया हिंदी में। अब हम बात करते हैं सेक्शन 21 की। अब इसमें क्या जो एज लिमिट दी है वो दी है 7 साल से ऊपर, मतलब 7 to 12 एज का। ठीक है, 7 साल से ऊपर और 12 से नीचे। कब अगर कोई बच्चा है वो कोई ऑफेंस करता है तब क्या होगा, तब देखते हैं। कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे बालक द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। मतलब वो जो बच्चा है वो 7 वर्ष से तो बड़ा है परंतु 12 वर्ष से कम आयु का है। अब उसकी समझ क्या है, उसमें मैच्योरिटी लेवल उतना नहीं है कि जो उसने अपना द्वारा कार्य किया है, जो उसने आचरण किया है, उससे वो अपने प्रकृति और परिणामों को समझ नहीं सकता है। मतलब ये देखिए, कोई बच्चा है, अब वो किसी एक थर्ड पर्सन से क्या बोल रहा है कि अगर आपने मेरी ये बात नहीं मानी मैं आपको क्या कर दूंगा, शूट कर दूंगा। ठीक है, वो उस पर बंदूक चला देता है, कह रहा मैं तुम्हें मार दूंगा। और अगर जब वो मना कर देता है कि मैं नहीं करूंगा, उससे लगता है कि ये शायद नहीं चलाएगा, उसने चला दी, तो क्या ये अपने आचरण और प्रकृति को समझने के लिए अगर उस टाइम सक्षम था, उसके हाव भाव से लग रहा था, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है और उससे क्या हो सकता है, तब तो इसका लाभ इसे नहीं मिलेगा। बट अगर ये बच्चा जो कि अपने आचरण वो क्या कर रहा है उसे पता नहीं है, ये बंदूक से क्या हो सकता है उसे ये भी नॉलेज नहीं है, तब वो ऐसा कार्य कर देता है, तो उसका तब वो लाभ उसे मिलेगा, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी लेवल उतना, उसका माइंड उतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, वो उतना अच्छे से अपने जो कार्य है जो कर रहा है उसको नहीं समझ रहा है कि वो क्या कर रहा है, तो वो उसका लाभ उसको मिलेगा और उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए उसे दंडित नहीं किया जाएगा। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल अगर हम ले, तो जैसे कोई ये मान लीजिए 11 साल की एज का कोई बच्चा है और वो एक ए पर्सन से कह रहा है कि अगर तुमने मेरा ये काम नहीं करा तो मैं तुम्हें चाकू से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो वो बोल रहा है ना कि चाकू से टुकड़े, तो उसका मतलब क्या है, उसे नॉलेज है कि चाकू से काट दिया जाता है, कट लग सकता है या उसे मृत्यु हो सकती है, तो यहाँ पर उसको लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर कोई बच्चा है 8 साल का, मान लीजिए वो कोई चोरी करता है, चोरी इन द सेंस उसने कोई कीमती सामान उठा के किसी को ऐसे ही दे दिया, उसे पता ही नहीं है कि वो कितना महंगा है या कितना सस्ता है, तभी भी इस बच्चे को लाभ मिलेगा, क्योंकि वो नहीं जानता है कि जो उसने वस्तु की चोरी करी है वो कितनी उपयोगी थी या उससे उसको क्या लाभ हो सकता था। ठीक है, तो उसको वो लाभ मिलेगा। मतलब यहाँ पर जब हम केस देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि उस बच्चे का मैच्योरिटी लेवल कितना है। अगर वो उसने जो कार्य करा है वो उसे समझता है, उसकी सोच उतनी विकसित हो चुकी है, तब उसको अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा। और अगर वो असमझ है, वो ये चीजें नहीं समझ पा रहा है, तो फिर ये अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। अब है हमारे पास सेक्शन 22, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। ठीक है,
अब विकृत चित्त मतलब अनसाउंड माइंड, मतलब पागल व्यक्ति, ठीक है, जो क्या है अपने कार्य जो वो कर रहा है उसको समझने में उसका जो दिमाग है उतनी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, ठीक है, उसके द्वारा किए गए कार्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, देखिए पहले तो वो जो पर्सन है ए, अगर हम इसको ले तो ए क्या होना चाहिए, विकृत चित्त होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए कि वो जो कार्य कर रहा है, ठीक है, जो भी इसने कार्य किया है वो उसके नेचर को, ठीक है, उसकी प्रकृति को समझने में असमर्थ हो, ठीक है। तो पागल व्यक्ति होना चाहिए, जो कार्य कर रहा है वो उसकी प्रकृति को ना समझता हो, ठीक है, क्या ना समझ रहा हो कि भाई जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो क्या है, दोषपूर्ण है, या फिर क्या है, विधि के विरुद्ध है, विधि के प्रतिकूल है, ठीक है। ये सब बातें क्या है, वो जानने में क्या है, असमर्थ है, उसे ये सब चीजें नहीं पता है। तो जब ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करेगा तो वो क्या होगा, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। अब देखिए कोई पागल व्यक्ति है, आपको सड़क पे ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिल जाते होंगे, आप कहीं जाते हैं तो वो क्या है, कभी उठा के किसी को पत्थर फेंक के मार देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे, अगर वो आपके ऊपर डंडा मार देते हैं या कुछ है तो आप, वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनका माइंड उस तरह से काम कर ही नहीं रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो उन्होंने काम करा है उसके लिए उन्हें कोई पनिशमेंट दी जा सकती है, या उनका जो कार्य है वो लॉ में उसको मना किया गया है, वो विधि के प्रतिकूल है, उनका आचरण दोषपूर्ण है, ठीक है। तो वो सब जब उन्हें नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए कोई भी ऑफेंस करते हैं उसके लिए क्या जरूरी है कि आपका मेंसरिया होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसका जब कोई है ही नहीं, कुछ इंटेंशन ही नहीं है, उसने कुछ नॉलेज ही नहीं है, उसका आपराधिक आश्रय ही नहीं है, तो फिर उसको किस चीज के लिए पनिश करेंगे ना। तो सबसे पहले ये देखना है कि वो क्या है, अनसाउंड माइंड पर्सन होना चाहिए, वो अपने कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ होना चाहिए, कैसे कि वो जो कार्य कर रहा है वो दोषपूर्ण है या विधि के विरुद्ध है या नहीं है, तो उसे इस चीज का नॉलेज नहीं होनी चाहिए, तो जो वो कार्य करेगा वो क्या होगा, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। और आपको किसका लाभ मिलेगा, सेक्शन 22 का, ठीक है। इसमें एक बहुत फेमस जो केस है वो क्या है, आर वर्सेस मैकनाटन, आर वर्सेस मैकनाटन का, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किससे, मैकनाटन सॉरी, किससे रिलेटेड है, तो यह है सेक्शन 22, ठीक है। इसमें सिद्धांत बताए गए हैं और विधिक पागलपन को, चिकित्सीय पागलपन को, दोनों को भी डिफाइन करा गया है कि दोनों को आपको अलग अलग कोर्ट में प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। तो आज हमने सेक्शन कहाँ तक कर लिया है, 22 तक कर लिया है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आए, और प्लीज अगर पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।